नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का भाग 2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपको हमने बताया था कि पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में आपको बताया था, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए। यह एक पुष्प है। आपको हमने बताया था इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। इसे कहते हैं दल, दल पुंज। और यहाँ पर एक भाग था जिसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते थे। इसी को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। यह क्या है? पराग कोश है। क्या है? पराग कोश है। यहाँ से लेके यहाँ तक जायांग कहा गया था। जायांग में आपको हमने बताया था कि बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? केसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं, ठीक ना। आगे इस प्रकार से एक संरचना बनाई थी, इस प्रकार से तो आपको बताई थी कि क्या है? पराग नली है या नलिका कह सकते हैं। यह क्या है? वर्तिकाग्र है। यह क्या है? वर्तिका है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये सारी चीज आपको बता दिए। बीच वाले बीजांड कहते हैं। ये सारी चीज आपको बताया गया था, ठीक ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस पुंकेसर को या पुमंग को क्या कहा जाता है। इसको हम नर भाग कह सकते हैं, कह नहीं सकते है नर भाग है, ठीक ना। पुंकेसर वाले पार्ट को पढ़ते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। पुमंग यानी एंथर को पढ़ा जाए। देखिए, जो पुमंग होता है वह नर का एक भाग होता है, ठीक ना। पुमंग जो होता है वह नर का क्या होता है? एक भाग होता है जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। और इसी में लघु बीजाड़ धानी भी पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है, हेडिंग नहीं, पहले ये देख लीजिए आपका ये क्या है? ये पूरा जो चित्र है ये पुमंग का है। अब पुमंग यानी बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं, यानी यह एक पुंकेसर है। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक पुतंत होता है, एक पराग कोश होता है। याद रखिएगा, एक परागकोश में दो पालियां होती हैं। एक ये पाली होती है, एक ये पाली होती है। यानी एक आपको ये पाली दिखाई दे रहा है, एक ये पाली, यानी एक परागकोश में दो पालियां होती हैं, ठीक ना। यानी एक परागकोश में दो दो पालियां, मतलब दो पालियां पाई जाती है। दो दो पालियां नहीं कह सकते हैं कि दो पाली पाई जाती है, ठीक। आगे देखिए, और एक पाली में दो लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। यानी इसमें दो लघु बीजाणु धानी, इसमें दो लघु बीजाणु धानी, ठीक ना। आगे देखिएगा, इसी परागकोश को, इसी पाली को इस प्रकार से चित्र को दिखाया गया। और इस चित्र को, एक पाली को अगर इस पाली को निकालिए इधर वाले को, तो यह एक लघु बीजाणु धानी है, इधर एक लघु, यानी एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। तो नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगा वह होगा लघु बीजाणु धानी। क्या होगा? लघु बीजाणु धानी। बात यह है कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणु धानी का निर्माण कहाँ होता है? तो अभी हमने बताया कि एक पराग कोश के अंदर दो पालियां पाई जाती हैं। दो पालियों के अंदर दो दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, यानी एक पराग कोश के अंदर चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, ठीक। आइए अब लघु बीजाणु धानी के अंदर चले।
लघु बीजाणुधानी के अंदर ध्यान रहे, लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? अधोस्तरीय कोशिका। यानी एक लघु बीजाणुधानी के अंदर अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय, मान लीजिए यह लघु बीजाणुधानी है तो इसके अंदर यह क्या पाई जाती है? यह जो कोशिका है यह अधोस्तरीय कोशिका है। अधोस्तरीय कोशिका के अंदर एक और कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? प्रपंसु कोशिका। प्रपंसु कोशिका। सब सीरियल वाइज से देखते जाइए। प्रपंसु कोशिका पाई जाती है। इस प्रपंसु कोशिका में विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो इनसे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। और दूसरी जो कोशिका बनती है प्राथमिक बीजाणु कोशिका। प्राथमिक बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है। फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के अंदर अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय कोशिका के अंदर प्रपंसु कोशिका पाई जाती है। प्रपंसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इनसे दो कोशिका निर्मित होती, एक को प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरे को प्राथमिक बीजाणु कोशिका कहा जाता है। बीजाणु जनन कोशिका कहा जाता है। जनन कोशिका कहा जाता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। एक को कहा जाता है बाह्य स्तर, एक को कहा जाता है मध्य स्तर और एक को कहा जाता है टेपिटम। क्या कहा जाता है? टेपिटम। अब ध्यान रखना, यह जो टेपिटम होता है, एक परागकोश के अंदर जो पराग कण होते हैं उसको पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो टेपिटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण पहुंचाना। क्या होता है? पराग कणों को पोषण पहुंचाना, यह टेपिटम का कार्य होता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा, टेपिटम का निर्माण होता है किस कोशिका से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। अब आगे चल के प्राथमिक बीजाणु कोशिका, मान लीजिए आगे चल के प्राथमिक बीजाणु कोशिका एक बनाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करता है। इनमें विभाजन होता है और बहुत सारे किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। इसी क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, पूरा प्रोसेस फिर से समझिए। हमने कहा कि एक परागकोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। 2 पालियों में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यानी एक जो लघु बीजाणुधानी होता है, एक जो परागकोश होता है उनमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4 होती है।
लघु बीजाणुधानी के अंदर अधोस्तरी कोशिका, अधोस्तरी कोशिका के अंदर प्रपंसु कोशिका पाई जाती है। इनमें समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम में विभाजित हो जाती है। टेपिटम जो पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, क्या करता है? पोषण पहुंचाने का कार्य करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका आगे चलकर यह परिवर्तित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर बहुत सारे परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिखने का सिस्टम आसान है, आप ऐसे ही लिखना है जैसे समझाया है कि एक परागकोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं और 2 पालियों में 2-2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अब हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर अधोस्तरी कोशिका का निर्माण होता है। अधोस्तरी कोशिका के अंदर प्रपंसु कोशिका का निर्माण होता है। प्रपंसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर आपको लिखना है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम का निर्माण करती है। टेपिटम का कार्य परागकणों को पोषण पहुंचाने का होता है, जबकि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर बहुत सारे परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। आपको समझ में आ चुका होगा, चित्र बना लीजिएगा। एक चित्र और है, आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बना के समझा देंगे, जिससे लघु बीजाणुधानी और अच्छे प्रकार से आपको तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।